हेलो एवरीवन। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। विजन आईएएस की जो PD365 की मैगजीन इतने दिनों से पेंडिंग थी, आप सब जिसका वेट कर रहे थे, वो आ चुकी है। और सबसे पहला जो सब्जेक्ट रिलीज़ हुआ है विजन आईएएस की तरफ से वो है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक साल के पूरे करंट अफेयर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अच्छी बात यह है, जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है, काफ़ी जल्दी सारी कवरेज आपकी हो जाएगी। लगभग जैसे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो मटेरियल है, 60 पेजेस का ये मटेरियल विजन आईएएस ने रिलीज़ करा है। जो करंट अफेयर की हमारी ड्यूरेशन रहेगी कवर करने की, वो मई से लेकर मई तक रहेगी। अभी क्या है कि इन्होंने जो मटेरियल रिलीज़ करा है वो मई 2021 से लेकर जनवरी 2022 तक का रिलीज़ करा है। इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि बाद में फिर विजन आईएएस एक अपडेटेड मटेरियल निकालता है अपने ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स को रिलीज़ करने के बाद। जब मई 2021 से लेकर जनवरी 2022 तक सारे के सारे सब्जेक्ट्स एक के बाद एक रिलीज़ होते चले जाएंगे, जैसे पॉलिटी रिलीज़ हुआ है, फिर एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक या जो भी रिलीज़ होते चल रहे हैं, उसके बाद एक अपडेटेड मटेरियल आएगा जिसमें फेबररी से लेकर मई तक के करंट अफेयर्स होंगे। तो उसकी तरफ फिर हम लोग बाद में देखेंगे। अभी एक एक करके सब्जेक्ट्स को आराम से हम लोग कवर करते हैं और आप विजन आईएएस PD365 के ऊपर आराम से रिलाई कर सकते हैं। करंट अफेयर के लिए ज़्यादा भटकने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये आपका पूरा का पूरा काम संभाल लेगा। ठीक है, मोर देन अनफ होता है ये। देखिए, अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, तो सबसे ज़्यादा फोकस ना आपको अगर किसी भी चीज़ पर करना है तो वो अपने स्टैटिक पोर्शन पे करना है। जो करंट अफेयर्स होते हैं वो सेकेंडरी होते हैं। करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको नहीं देनी चाहिए। प्रीलिम्स में फेल होने का रीज़न यही होता है कि ज़्यादातर लोग जो है वो अपना फोकस ना पूरा का पूरा डायरेक्ट करते हैं करंट अफेयर की तरफ, जबकि मेन पार्ट स्टैटिक सिलेबस होता है। तो करंट अफेयर अगर आप PT365 से कवर कर रहे हैं, देखिए पूरा विजन आईएएस एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, उसका एक बहुत अच्छी टीम है, तो वो सोच समझ कर रेलेवेंट जो भी कंटेंट एग्जाम के हिसाब से होगा वो उसमें वो डाल देंगे। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, इतना करंट अफेयर आप करके जाइए हर एक सब्जेक्ट के लिए, तो आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो संभाल लिया जाएगा इन मैगजीन्स के थ्रू। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग शुरुआत करते हैं। कंटेंट की तरफ अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग सबसे बड़ा टॉपिक जो यहाँ पर दे रखा है इश्यूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम लोग देखेंगे। और उसके अंदर सबसे बड़ा टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 1.1, लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर। तो चलिए इसको समझते हैं आराम से। सबसे पहले देखिए कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि लोकल रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर है क्या। लोकल रिजर्वेशन से यहाँ से ये मतलब है लोकल लोगों के लिए जॉब रिजर्व होना। कहाँ पर? प्राइवेट सेक्टर के अंदर। ठीक है, ये एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। हुआ क्या, सबसे पहले आराम से आप कंटेक्स्ट समझिए। हरियाणा गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक डिसीजन को चैलेंज करा है। ये ऑर्डर या डिसीजन अगर हम लोग कहें, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा लिया गया था कुछ टाइम पहले, कि उन्होंने हॉल्ट कर दिया था हरियाणा गवर्नमेंट का एक डिसीजन। हरियाणा गवर्नमेंट ने यह डिसाइड करा था कि प्राइवेट जो भी जॉब्स होंगी हरियाणा के अंदर, सरकार ने बोला, हरियाणा की सरकार ने बोला कि वो लोकल लोगों के लिए रिजर्व रहेंगी। 75% कोटा उनको दिया जाएगा कि जो हरियाणा के जो लोग हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उनको प्राइवेट जॉब्स अगर वो करते हैं तो 75% जो हैं आउट ऑफ द मतलब पूरी प्राइवेट जॉब्स, 100% जो प्राइवेट जॉब्स जो कि हरियाणा में अवेलेबल हैं, 75% में सिर्फ हरियाणा के लोग जो होंगे वो हरियाणा के अंदर एम्प्लॉयड होंगे प्राइवेट जॉब्स के अंदर। ठीक है, अब बहुत सारी स्टेट्स देखिए कोशिश करती हैं, कोशिश क्या करती है मतलब उनको एक कंसर्न रहता है, बड़ी सारी स्टेट्स का एक कंसर्न रहता है कि बाहर से लोग आते हैं और हमारे स्टेट में जॉब्स ले लेते हैं, जिसकी वजह से लोकल जो होते हैं, वहाँ के मूल निवासी होते हैं, उनके लिए मेन चैलेंज हो जाता है सरकार के लिए, उस स्टेट की सरकार के लिए उनको एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। ये बड़ी सारी स्टेट्स का कंसर्न रहता है। तो हरियाणा ने ये डिसीजन लिया था जिसको पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने होल्ड कर दिया, और फिर हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा इस डिसीजन को चैलेंज करा गया सुप्रीम कोर्ट में। तो आप कंटेक्स्ट आराम से समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। हरियाणा ने 75% कोटा जो रिजर्व करा लोकल्स के लिए, इसके लिए हरियाणा की सरकार एक एक्ट लेकर आई। एक्ट का नाम था हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020। यहाँ पर देखिए, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020, जो कि फोर्स में आता है
15 जनवरी 2022 से, इस साल से ये फोर्स में आया, ठीक है। 2 साल के बाद लगभग ये फोर्स में आया। और हमने ऊपर पढ़ा कि, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि इसको पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा हॉल्ट कर दिया गया। अब क्या हरियाणा ऐसा पहला स्टेट था ऐसा ये चीज़ कोई करने वाला, कि ऐसा डिसीजन लेने वाला कि 75% का जो जॉब्स होंगी प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो हरियाणा के लोकल लोगों के लिए रिजर्व रखी जाएंगी? नहीं, हरियाणा ऐसा कोई पहला स्टेट नहीं था इंडिया के अंदर ऐसा कोई मूव लाने वाला। दूसरे स्टेट्स पास्ट में ऐसा काम कर चुके हैं, जैसा कि अगर हम लोग नाम लें तो आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और मध्य प्रदेश। ये कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो कि पास्ट में ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं कि कैसे हम लोग सीट्स को रिजर्व करके रखें प्राइवेट जॉब्स के अंदर लोकल लोगों के लिए। लेकिन महाराष्ट्र हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटका हो, मध्य प्रदेश हो, और प्रेजेंट कंटेक्स्ट के अंदर अगर हम लोग बात करें हरियाणा की, जब जब इन्होंने ऐसा कुछ डिसीजन लागू करने की कोशिश करी है तो उनको हर्डल्स फेस करना पड़ा है। उन स्टेट्स के रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट में जब इस चीज़ को चैलेंज करा गया तो उन्होंने परमिशन नहीं दी कि ऐसा कोई डिसीजन इंप्लीमेंट करे उधर की सरकार। पूरा इशू हम लोग समझते हैं और ज़्यादा पूरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के साथ, कि ऐसा करना कितना सही है कितना गलत है, क्या क्या परेशानियाँ क्या क्या दिक्कतें इससे हो सकती हैं, ये कौन से फंडामेंटल राइट्स को ऐसा ब्रीच करता है, सारी बातें एक बार हम लोग जानते हैं। अब देखिए, ये एक तरीके का ना इशू है। इशू किस बात का? एक लेजिस्लेशन का, जो कि बड़ी सारी स्टेट्स लाने की कोशिश करती हैं। लेजिस्लेशन मतलब लॉ, कानून लाने की कोशिश करती हैं। एक कंसेप्ट यूज करा जाता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, सन्स ऑफ द सॉइल के लिए। सन्स ऑफ द सॉइल मतलब क्या? कि जो जिस स्टेट से बिलोंग करता है वो चीज उधर के लोगों का मूल हक है, उनका एक कोर राइट है। तो ये सही है क्या कि अगर मान लीजिए हम लोग अगर एमपी में पैदा हुए हैं, इमेजिन कर लीजिए कि हम लोग सारे मध्य प्रदेश के लोग हैं, हमारा जो बर्थ प्लेस है वो मध्य प्रदेश है, होम टाउन मध्य प्रदेश है, तो क्या सिर्फ हमें ही मध्य प्रदेश के अंदर जॉब मिलनी चाहिए? अगर बाहर के लोगों को अलाउ करा जाता है फिर हमारी जॉब्स का क्या होगा? क्या सारी की सारी मध्य प्रदेश में जॉब्स जो होनी चाहिए वो मध्य प्रदेश में पैदा हुए लोगों के लिए होनी चाहिए? ये चीज़ कितनी सही है कितनी गलत है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखो हुआ क्या, मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर जो राइटर हैं वो इशू, ये जो इशू रेज करते हैं इसी बात से मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल लेकर यूज़ करते हैं। हुआ क्या था, 2020 में मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा एक अनाउंसमेंट करी गई। क्या अनाउंसमेंट थी? कि वहाँ पर सारी की सारी जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं सारी, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एमपीपीएससी के थ्रू वहाँ पर एसडीएम डीएसपी की, पटवारी की, अलग अलग तरीके से नायब तहसीलदार वगैरह की, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, ऐसी कोई पोस्ट आ रही हैं, ठीक है। तो सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब्स वहाँ के लोगों के लिए हैं जो कि वहाँ के मूल निवासी हैं, जो वहाँ पर पैदा हुए हैं। अब जब ऐसा अनाउंसमेंट एक सरकार के द्वारा करा गया तो ऑब्वियस ही बात है ये एक डोमिनो इफेक्ट पैदा कर देगा। डोमिनो इफेक्ट का मतलब ये होता है कि किसी ने एक ने ये काम करा, उसको देखकर दूसरी स्टेट्स भी या और दूसरे लोग भी वो वाला काम कर रहे हैं, तो दूसरी स्टेट्स भी कर सकती थी ये वाला काम फिर। हालांकि इस डिसीजन के ऊपर हॉल्ट लग गया था मध्य प्रदेश के, ऐसा नहीं हुआ। आज के अगर ऐसा हो जाता तो फिर जैसे मेरी बर्थ स्टेट मध्य प्रदेश है, लेकिन अगर आप में से कोई सुनने वाला अगर मध्य प्रदेश से वो नहीं है, बिलोंग नहीं करता, तो आप एमपीपीएससी नहीं दे सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप आराम से दे सकते हो एमपीपीएससी जैसा एग्जाम, ठीक है। फिर तो ऐसे तो उत्तर प्रदेश यूपीपीएससी में इतने सारे लोग बैठते हैं, जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो उत्तर प्रदेश के होते, मतलब बहुत सारे लोग होते भी नहीं है सिंगल डिजिट रैंकर, तो फिर तो वो एग्जाम दे ही नहीं सकते। बात यहाँ पर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की होती है कि अब मेरी गलती थोड़ी ना है, आपकी गलती थोड़ी ना है कि अगर हम किसी स्टेट में मतलब बॉर्न हुए हैं, या अगर मेरा मन है दूसरी स्टेट में जाकर काम करने का, तो मैं वहाँ पर कर क्या गवर्नमेंट जॉब नहीं पा सकता? तो ये तो एक तरीके से रीजनलिज्म की फीलिंग को एनहेंस कर देता है। खैर छोड़िए, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हुआ क्या। ऐसे मुद्दे ने मध्य प्रदेश के क्वेश्चन रेज करे कि जो हमारे पास फंडामेंटल राइट है इक्वालिटी का, क्या ये उसको ब्रीच करता है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जानते हैं हम लोग सबसे पहले, कि ये जो इशू है लेजिस्लेशन का सन्स ऑफ द सॉइल्स के रिगार्डिंग, कि जो जहाँ का मूल निवासी है उसको क्या उसी स्टेट में जॉब मिलनी चाहिए, उसके लिए क्या वो आरक्षण होना चाहिए कि वो वहीं पर जॉब ले सके, उसके लिए कुछ कोटा वगैरह कुछ ऐसा होना चाहिए। फिर बाहर के लोगों का क्या होगा, तो देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वेरियस प्रोविजंस है क्या। आर्टिकल 16 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये गारंटी करता है कि इक्वल ट्रीटमेंट कानून के अंदर दिया जाएगा सभी को,
ऐसे मैटर्स में जो कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है और स्टेट के ऊपर एक तरीके से रोक लगाता है, बंदिशें लगाता है, ये वाला आर्टिकल 16 फंडामेंटल राइट, कि वो किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट जब उसको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही हो तो उसके खिलाफ स्टेट डिसमिट नहीं कर सकता कि वो एक पर्टिकुलर जगह पर पैदा हुआ या फिर एक उसका पर्टिकुलर रेसिडेंस ही है, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस ही है, सिर्फ इस वजह से आप उसको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देने से मना कर दो, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये इक्वल ट्रीटमेंट अंडर द लॉ इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देने की बात करता है आर्टिकल 16। ठीक है, यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर आर्टिकल 16 का ही एक दूसरा क्लॉज है जो है आर्टिकल 16 क्लॉज 2। ये क्लॉज ये कहता है कि कोई भी किसी भी सिटीजन के खिलाफ डिसमिशन नहीं होगी कुछ ग्राउंड्स पर, जैसा कि जो कि मेंशन्ड है इस आर्टिकल 16 क्लॉज 2 के अंदर, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस या इनमें से कोई भी, कि सिर्फ इस वजह से कि आप एक पर्टिकुलर धर्म से बिलोंग करते हो, आपकी एक पर्टिकुलर कास्ट है, आप मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, या आपका प्लेस ऑफ बर्थ एक पर्टिकुलर स्टेट है, या आप जिस जगह के मूल निवासी हो, कि इसको स्टेट ग्राउंड बना ले। स्टेट का मतलब समझ रहे हो ना आप, सरकार को स्टेट कहा जा रहा है, कि उसको स्टेट ग्राउंड बना ले और आपको इन एलिजिबल बना दे या आपके खिलाफ डिसमिशन हो कि आप स्टेट के अंडर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अगर सीख करना चाह रहे हो तो इन ग्राउंड्स पर डिसमिशन नहीं हो सकती। यहां पर लिखा है ना, नो सिटीजन शेल ऑन दिस ग्राउंड बी इनएलिजिबल और बी इनएलिजिबल फॉर और डिसमिटेड अगेंस्ट, कोई डिसमिशन नहीं हो सकती। और ऐसा नहीं है कि आपकी इनएलिजिबिलिटी डिसाइड कर दी जाएगी। वही वाली बात आ गई ना घुमा फिरा के, जहां से हमने डिस्कशन स्टार्ट करी थी। मैं अगर एमपी के अंदर पैदा हुआ हो तो मुझे क्या पता था कि मैं एमपी के अंदर पैदा होऊंगा, या आप में से अगर कोई एमपी के अंदर पैदा नहीं हुआ है तो आपकी गलती थोड़ी ना है कि आप एमपी के अंदर पैदा नहीं हो, और अगर स्टेट फिर आपको एमपीपीएससी ना देने दे, मध्य प्रदेश की सरकार, या ऐसा कोई कानून है नेशनल लेवल पर कि जो मध्य प्रदेश का मूल निवासी नहीं है वो एमपीपीएससी का एग्जाम नहीं दे सकता। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं हमारे, उनमें से कुछ आर्टिकल दो हम अभी तक हमने डिस्कस करे, आर्टिकल 16 और 16 क्लॉज 2। ये जो प्रोविजन है जो कि हमने 16 क्लॉज 2 के अंदर पढ़ी है, राइटर हमसे ऐसा कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कि इक्वालिटी को गारंटी करने वाले जो प्रोविजंस हैं, और भी क्लॉजेस मेंशन्ड है हमारे संविधान के अंदर जो कि सप्लीमेंट करते हैं इस क्लॉज को, कि किसी भी सिटीजन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी इन ग्राउंड्स पर, रिलीजन, रेस, कास्ट, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस के आधार पर, कि उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो, कि अगर वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सीख करना चाहता हो तो स्टेट डिसमिट नहीं कर सकता। आगे बात करते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 2 हमने देख लिया। आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन ये कहता है कि पार्लियामेंट जो है वो एक ऐसा कानून बना सकता है जिसमें उस कानून के अंदर ये प्रिस्क्राइब कर दे पार्लियामेंट कि अगर एक पर्टिकुलर स्टेट की कोई भी XYZ जॉब है, उसके अंदर रेसिडेंस की रिक्वायरमेंट हो सकती है एक पर्टिकुलर स्टेट में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये वाली पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। दिस पावर बेस्ट सोनली इन द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं दी गई है। अगर दी जाती तो आप सोच के देखिए, अपने इलेक्शन पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई भी पार्टी सबसे पहले अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में यही वाली चीज लिखती कि अगर हम सत्ता में आ जाएंगे तो हम 100% जॉब्स जो है वो लोकल लोगों के लिए रिजर्व कर देंगे, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के अंदर, है ना। ये वाली चीज हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखिए, आपको अभी तक ये डिस्कशन सुनकर एक बात आपके दिमाग में बार बार आ रही होगी कि दिक्कत क्या है। अगर आप एक पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपके लिए वहां की सीट्स अगर रिजर्व हो रही हैं तो दिक्कत क्या है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जैसे मतलब मान लो प्रॉब्लम रहती है, जनरल कैटेगरी वालों की शिकायतें रहती है कि जो बैकवर्ड क्लासेस होती हैं इनके लिए तो कोटा वगैरह वो मिल जाता है, हमारे लिए तो कोई जॉब्स और एडमिशन जो होता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वगैरह में, वहाँ पर तो कोई हमारे लिए कोटा वगैरह होता नहीं है। तो क्यों ना जिस स्टेट से हम बिलोंग करते हैं वहाँ की जो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो कुछ ऐसा इनिशिएटिव दे कि अगर मैं उस स्टेट का मूल निवासी हूँ, मेरी डोमिसाइल वहाँ की है, तो वहाँ पर मेरे लिए कोई जॉब्स रिजर्व हो। लेकिन फिर भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोहिबिट क्यों करा गया कि वो रिजर्वेशन, ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर क्यों कुछ ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि डोमिसाइल के बेसिस पर रिजर्वेशन दी जाए या ना दी जाए। क्योंकि इसका आंसर बहुत सिंपल है और ये आप इंटरव्यू में यूज़ कर सकते हो, अगर आपसे कोई बोले तो एक लाइन का इसका आंसर है। देखिए, इंडिया के पास ना
एक कॉमन सिटीजनशिप है। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का क्राइटेरिया होता है, ना कि डुअल सिटीजनशिप का। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, आप लक्ष्मीकांत पढ़ते होंगे और फिल्म भी पास आ रहा है, आपको पता होना चाहिए ये डुअल सिटीजनशिप का जो क्राइटेरिया है ये कौन सी कंट्री में फॉलो होता है। नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए ये किस कंट्री में। अगर इंडिया के पास सिंगल सिटीजनशिप है तो डुअल सिटीजनशिप किस कंट्री के पास होती है। तो हम लोग बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई भी चीज़ इसलिए नहीं बोली गई है कि रिजर्वेशन डोमिसाइल के बेसिस पे होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का, कॉमन सिटीजनशिप का कंसेप्ट फॉलो होता है, जिसकी वजह से सिटीजन्स के पास एक लिबर्टी है, एक राइट है कि वो फ्रीली देश के किसी भी पार्ट, किसी भी स्टेट, किसी भी मोहल्ले इलाके में आराम से घूम सकते हैं, रह सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, जॉब पा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक ही सिटीजनशिप है, मेरे पास सिर्फ एक ही नागरिकता है कि मैं भारत का नागरिक हूँ। मेरे पास डबल डबल सिटीजनशिप नहीं है कि मैं एमपी का नागरिक हूँ, उसका कार्ड मेरा अलग है, मैं कर्नाटका से बिलोंग करता हूँ तो उसका कार्ड मेरे पास अलग है, मैं असम और मणिपुर से हूँ तो उसका कार्ड मेरे पास अलग है, और इंडिया का कार्ड अलग है। नहीं, मेरे पास सिर्फ इंडिया की ही सिटीजनशिप है। ठीक है। तो अगर जब कॉमन सिटीजनशिप है ही, सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है, तो ये रिक्वायरमेंट ऐसी कोई बेतुकी सी बात करना कि प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर या रेसिडेंस के बेसिस पर इसको एक क्वालिफिकेशन बना दो ताकि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में एक सीट रिजर्व करी जा सके, ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट दी जा सके स्टेट के द्वारा, तो ये बेतुकी सी बात हो जाएगी। क्योंकि कॉमन सिटीजनशिप है तो उसमें सारे लोगों को कॉमन तरीके से ट्रीट करा जाएगा, स्टेट के बेसिस पर नहीं देखा जा रहा है कोई भी चीज़। वरना ये वाली चीज़ क्या प्रमोट करेगा, हमारे देश के अंदर रीजनलिज्म की फीलिंग को बहुत बढ़ावा देगा। और वैसे भी हमारे देश के अंदर आप जानते हो कि डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो रीजनिज्म इसकी वजह से और स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, और ये चीज़ हमें अवॉइड करनी है। हमें डाइवर्सिटीफाइड कंट्री हमारी वो अच्छी बात है, लेकिन इसको हमें यूनाइट कर कर रखना है, इसको टूटने नहीं देना, बिखरने नहीं देना। वरना रीजनिज्म प्रमोट होगा तो ये वाली चीज़ टूटेगी, ये वाली चीज़ बिखरेगी, यूनिटी नहीं आ पाएगी, डाइवर्सिटी मिट्टी में मिल जाएगी। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि जुडिशरी का क्या स्टैंड रहा है इस इशू पर, इस लेजिस्लेशन के इशू पर, जिसका नाम हमने पढ़ा सन्स ऑफ द सॉइल, कि जो जिस स्टेट में पैदा हुआ है, जो जिस स्टेट का डोमिसाइल है, जिसके पास रेसिडेंस है, तो क्या उसके लिए आरक्षण होना चाहिए, सीट्स रिजर्व होनी चाहिए उस स्टेट में, जस्ट बिकॉज अगर वो पर्सन वहाँ पर पैदा हुआ है गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स में, क्या कोई रिजर्वेशन होनी चाहिए। तो एक बार इसका बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। ये बात शुरू होती है 1984 से। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 1984 से एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, डॉक्टर प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस केस के अंदर कोर्ट ने अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करा था दैट सच पॉलिसीज, कैसी पॉलिसीज, किस पॉलिसी की बात हो रही है, जो कि कोटा और रिजर्वेशन ग्रांट करती हैं लोकल लोगों को प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। ऐसी पॉलिसीज कोर्ट ने बोला कि ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आती है तो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है। लेकिन क्रिस्टल क्लियर कोई गाइडलाइन, कोई एक मतलब ऑर्डर नहीं दिया अपना। क्योंकि ये जो केस आया था डॉक्टर प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये इसका आस्पेक्ट, इसका नेचर केस का थोड़ा सा डिफरेंट था। ये क्योंकि राइट टू इक्वालिटी के ऊपर बेसिकली केस था, ना कि रिजर्वेशन के ऊपर। ठीक है, लोकल लोगों की रिजर्वेशन के ऊपर केस नहीं था। लेकिन फिर भी कोर्ट ने बोला था कि अगर इस तरह की कोई पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट लाने की कोशिश करती है तो वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है। फिर क्या हुआ 1995 में, 1995 में 11 साल बाद कोर्ट के सामने एक और केस आता है, सुनंदा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बोला था कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है स्टेट गवर्नमेंट का रिजर्वेशन देना लोकल लोगों को प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, इस बात को कोर्ट ने अफर्म करा अपनी जो ऑब्जर्वेशन थी प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर। ठीक है। तो इसके तहत कोर्ट ने अपनी बात को रीअफर्म करते हुए, अब ये केस का नाम देखिए, सुनंदा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की सरकार एक ना पॉलिसी लेकर आई थी उस टाइम पर। ठीक है, केस से ही पता लग रहा है ना आपको, इस सुनंदा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की सरकार एक एक्ट लेकर आई थी, इस एक्ट में एक पॉलिसी लेकर आई थी। उस पॉलिसी के अंदर आंध्र प्रदेश की सरकार ने क्या करा था, पॉलिसी में बोला गया था आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा कि हम 5% एक्स्ट्रा वेटेज उन कैंडिडेट्स को देंगे जॉब्स के अंदर या एडमिशन के टाइम पे, जिन्होंने तेलुगु
पढ़ रखी होगी एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर उन्होंने तेलुगु पढ़ी तो उनके पास 5% एक्सेप्टेज है। अब यार मेरा ना इंटरेस्ट है ना मुझे आती है ना नॉर्थ इंडिया में पढ़ाई जाती है तेलुगु। आप लोगों में से अगर बड़े सारे नॉर्थ इंडियंस हैं तो आप इस बात से रिलेट कर पाएंगे। अगर मुझे जॉब लेनी है कल को आंध्र प्रदेश के अंदर तो जस्ट बिकॉज मैंने तेलुगु नहीं पढ़ी तो 5% मेरी सीट किसी और को बेनिफिट देकर उसका रिजर्वेशन को बूस्ट कर देगी क्या? ये चीज़ सही है? बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर प्रदीप जट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में जो ये बोला था कि ऐसा एक्ट स्टेट गवर्नमेंट का अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और सिमिलरली जो आंध्र प्रदेश ने यहाँ पर करा था, आंध्र प्रदेश का पूरा मुद्दा था सुनंदा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस आंध्र प्रदेश के डिसीजन को, इस पॉलिसी को स्ट्राइक डाउन कर दिया। ठीक है। कुछ साल बाद आगे बढ़ी, 7 साल, लगभग 7 साल के बाद 2002 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आया जहां पर सुप्रीम कोर्ट को यह सुनने को मिला कि राजस्थान में सरकारी टीचरों की भर्ती हो रही है, और भर्ती कुछ इस प्रकार से हो रही है कि वहाँ का जो स्टेट सिलेक्शन बोर्ड है वो प्रेफरेंस दे रहा है ऐसे एप्लीकेंट्स को जो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या पर्टिकुलर रूरल एरिया से कंसर्न रखते हो, बिलोंग करते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को, कि ये जो भर्तियां हो रही थी, इसको बोला कि ये इनवैलिडेट है अपॉइंटमेंट, और इस तरीके से गवर्नमेंट टीचर्स की, कि वो जस्ट बिकॉज एक पर्टिकुलर स्टेट और पर्टिकुलर रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं और स्टेट सिलेक्शन बोर्ड को वो रूरल एरिया, वो डिस्ट्रिक्ट पसंद है, वहाँ से स्टेट सिलेक्शन बोर्ड में उधर उसी डिस्ट्रिक्ट, उसी ज़िले के, उसी गांव के लोग जो हैं वो आए हुए हैं सिलेक्ट करने के लिए, कैंडिडेट को चुनने के लिए, उनकी भर्तियां करवाने के लिए, तो ये चीज़ गलत है। ये प्रेफरेंस देना इससे गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसको और इनवैलिडेट कर दिया कि फ्रेश भर्तियां करवाइए, इस तरीके से कोई भर्ती नहीं हो सकती प्रेफरेंस देकर, पार्शलिटी कर कर। फिर लेटेस्ट 2019 की बात है। 2019 में क्या हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि रिलीज करी गई थी। आपने सुना होगा, अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इस एग्जाम का नाम आपने सुना होगा, यूपी का, यूपी ट्रिपल एस सी। फुल फॉर्म इसकी होती है, यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, यूपी ट्रिपल एस सी बोलते हैं इसको। जब यूपी ट्रिपल एस सी की 2019 में नोटिफिकेशन आई तो उन्होंने अपने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में ये बोला कि जो महिलाएं ओरिजिनल रेसिडेंट्स हैं उत्तर प्रदेश की, उनको हम कुछ स्पेशल प्रेफरेंस देंगे। ठीक है। तो इस चीज़ को, कि मतलब मान लीजिए कि उनको कोटा एक्स्ट्रा मिल रहा होगा, या उनको ये बोल रहा होगा कि उनके लिए सीट ज़्यादा होंगी जो कि सिर्फ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है महिलाएं, उत्तर प्रदेश वाले लोगों के लिए कुल, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसकी टोन ये थी कि एक तरीके से रिजर्वेशन दी जा रही है उनको। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, यूपी के हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट कहते हैं उसको, उसने इस डिसीजन को स्ट्रक डाउन कर दिया। ठीक है। तो ये हमने कुछ एक टाइमलाइन डिस्कस करी कि सन्स ऑफ दी सॉइल्स पे, कि जो अगर कोई लोकल रेजिडेंट है किसी एक स्टेट का, वो लोकल रेजिडेंट है, तो क्या उसको प्रेफरेंस या मिलनी चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट ऐसे लोगों के लिए, कि वो उनके स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो क्या उनके लिए पॉलिसी वगैरह बनाएं। तो कंक्लूजन में आप मुझे ज़रूर से बताइए कि आप क्या सोचते हैं। हमने वैसे तो सारे एस्पेक्ट, सारे मुद्दे इस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, कितना सही है कितना गलत है। तो आपको तो वो वाला पॉइंट तो ये खास करके याद रखना है कि अगर आपको इसका जो है डिफेंड तो मत करना है इसको, इंटरव्यू वगैरह के पॉइंट से आपका जो ओपिनियन है वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। तो आपको ये वाली बात तो ज़रूर याद रखनी है कि इंडिया के पास, क्योंकि मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसे, ये देखिए, इंडिया के पास क्योंकि एक कॉमन सिटीजनशिप का कंसेप्ट होता है, इस वजह से प्रेफरेंस नहीं दी जा सकती कि कोई, अगर आप पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आप वहाँ पर पैदा हुए हो, तो आपको किसी भी तरह का उस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई पॉलिसी, रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल जाएगा। टाइम टू टाइम रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को, स्टेट गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को, ऐसे एक्ट्स को, ऐसे लॉज को, ऐसे लेजिस्लेशन को स्ट्राइक डाउन करता हुआ है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर करता हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर दोस्तों हम लोग बात करेंगे सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी के बारे में। तो ये वाला जो हमारा टॉपिक था, लोकल रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर, आई होप आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझ में आया होगा। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।